हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, आप सबने इतना प्यार दिया और सपोर्ट किया मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ पहले की वीडियोस को भी ज़रूर चेक कर लेना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेइंग वांगजी को अपनी बॉडी पर वेंस का सिंबल दिखाता है और दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। वेइंग वांगजी को किस करने लगता है, लेकिन तभी वेइंग की थाइज़ वांगजी की चोट की जगह पर टच कर जाती है, जिसकी वजह से वांगजी को काफ़ी तकलीफ़ हो जाती है। दूसरे दिन वांगजी की कंडीशन पहले से काफ़ी अच्छी थी। अब वो अपने रूम से बाहर भी निकल सकता था, लेकिन अभी भी उसकी पीठ पर जो घाव थे वो हल्का हल्का दर्द कर रहे थे। लेकिन वेइंग ने एक कोल्ड क्रीम लान वांगजी की पीठ पर लगाई थी, जिससे उसे काफ़ी आराम था। वेइंग वांगजी को वहाँ पर रहने वाले सारे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है। वांगजी वहाँ पर वेइंग वेनशिंग के छोटे भाई वेनिंग, जो कि एक आईटी एक्सपर्ट था, उससे भी मिलवाता है। लान वांगजी को बाद में पता चला कि आ युआन वेनशु का बेटा था। आ युआन वेइंग को वेनशु के घर में मिला था जब वेनशु गायब हो गया था और उसकी बॉडी तक नहीं मिल पाई थी। वेइंग से आ युआन की कंडीशन देखी नहीं गई, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आया। वेइंग जिस जगह रहता था उसके बारे में वेंस को बिल्कुल भी नहीं पता था। वेइंग ने लान वांगजी को पूरी डिटेल नहीं बताई थी, लेकिन वांगजी को बस इतना बताया था कि उनका घर शहर से काफ़ी दूर है। वेइंग अपने घर ज़्यादा नहीं आ पाता था क्योंकि वेन रूहान ने उसे पियर पर काम करने के लिए कहा था। आ युआन को अभी भी सब मिसिंग ही मान रहे थे। वेनशिंग वेन रूहान की क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर थी और सारे प्लान्स बनाने में उसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। वेनशिंग ही वेइंग को सारी इन्फॉर्मेशन देती थी। वांगजी को याद आ जाता है कि डेड बॉडीज़ पर जो निशान बने थे उसमें सन की तरफ एरो था। वेन रूहान के सबसे करीबी लोग ही मारे जा रहे थे। वांगजी को अब समझ में आ गया था कि रियल किलर ने वेन रूहान के करीबियों को इतना टॉर्चर इसलिए किया था ताकि उनसे और इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके और फिर वेन रूहान पर अटैक किया जा सके। तभी वांगजी को याद आ जाता है कि उसकी और मैंग्याओ की मिसिंग होने की खबर अब तो चारों तरफ फैल गई होगी और उसके भाई और जियांग वैनिन न जाने कितना परेशान होंगे। लान वांगजी वेइंग की तरफ देखता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वेइंग रिप्लाई देते हुए कहता है कि लैंजन, मेरे बस में जितना होगा मैं तुम्हारी उतनी हेल्प करूँगा। लान वांगजी उससे कहता है कि मुझे अपने भाई को कॉल करनी है। वेइंग उससे कहता है कि अभी सारे नंबर्स गड़बड़ होंगे, सब लोग वेट कर रहे होंगे तुम्हारे किडनैपर के फ़ोन कॉल का। वेइंग उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन एज अ प्रिकॉशन हमें ऐसा फ़ोन यूज़ करना है जो यूज़ करने के बाद फेंका जा सके, और तुम कॉल ऐसी जगह से करना जो इस जगह से काफ़ी दूर हो। वो वांगजी से कहता है कि तुम्हें कॉल कब मिलानी है। वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है कि जल्द से जल्द, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। वेइंग मुस्कुराते हुए वांगजी से कहता है कि अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वेनिंग से कहता है कि शाओलू को कॉल करो और उसे कहो कि मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। फिर वेइंग वेनशिंग की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि वेनशिंग, मुझे तुम्हारी कार चाहिए। वेनशिंग कार की चाबी वेइंग को देते हुए कहती है कि मेरी कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ध्यान रखना तुम इस बात का। फिर वो वांगजी से कहती है कि यंग मास्टर लैन, आप मेरे साथ आइए, मैं नहीं चाहती कि घर के बाहर कोई आपकी बॉडी को घूरे। वांगजी ये सुनकर शर्मा जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी ऊपर की बॉडी पर तो कपड़े ही नहीं थे सिवाय बैंडेजेस के। वेइंग वांगजी को अपने साथ रूम में लेकर जाता है, जहां वो अलमारी से वांगजी के लिए कपड़े निकालने लगता है। वेइंग एक हुडी और जीन्स निकालकर बेड पर रख देता है और लान वांगजी से कहता है कि तुम अपनी पैंट्स को जितना नीचे हो सके उतना पुश करो ताकि तुम बेड पर आराम से बैठ सको, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा कपड़े पहनने में। ये सुनते ही लैंजन का चेहरा बिल्कुल रेड हो जाता है, लेकिन उसे पता था कि अभी वो ऐसी कंडीशन में नहीं था कि खुद से कपड़े पहन सके, इसलिए वो वैसा ही करता है जैसा वेइंग ने उसे कहा था। वेइंग लान वांगजी के सामने नील डाउन होकर बैठ जाता है और उसके जीन्स को धीरे धीरे से निकालने लगता है। वेइंग
लान वांगजी को देखकर मुस्कुराता है और उससे कहता है कि वांगजी क्या हुआ, तुम शर्मा रहे हो क्या। वांगजी जो पहले से ही काफ़ी शाय था वेइंग से कहता है शेमलेस। वेइंग लैंजन को देखकर हंसने लगता है और उससे कहता है कि ओ माय गॉड लैंजन, मैं तुम्हारे ऐसे फेस को कितना ज़्यादा मिस किया। वो लान वांगजी से कहता है कि जब भी मैं कुछ शरारत करता था तब तुम मुझे ऐसे ही शेमलेस कहकर बुलाते थे। वांगजी ये सुनकर वेइंग से कहता है क्योंकि तुम हो शेमलेस। वेइंग ये सुनकर हंसता है और वांगजी से कहता है कि हाँ मैं तो हूँ शेमलेस। वो लान वांगजी को कपड़े पहनने में हेल्प करने लगता है। वेइंग जब वांगजी को जीन्स पहना रहा था उस वक्त जैसे ही वो उसकी थाइस तक पहुंचता है तभी वो वांगजी के उस साइड पर किस कर लेता है जहां उसे चोट लगी हुई थी। किस करने के बाद वेइंग लान वांगजी को टीस करते हुए कहता है कि लानर काका, आप अपनी जीन्स को ऊपर खींच लीजिए, हमें जल्दी ही जाना है। ये कहकर वो रूम से बाहर निकल जाता है। वांगजी का फेस बिल्कुल रेड और हॉट हो गया था। वो किसी तरह से खुद को कंट्रोल करता है और अपने फेस को अपने हाथों से रब करने लगता है। अब वांगजी ने अपने क्लोथ्स पहन लिए थे। वो काफ़ी एम्बेरस्ड फील कर रहा था। वेइंग वांगजी को अपने साथ वैनशिंग की कार तक ले जाता है। कार में बैठने से पहले वेइंग वांगजी को मास्क, सनग्लासेस और कैप लगाने के लिए देता है ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। इस सब के बाद वेइंग कार को स्टार्ट कर देता है। वेइंग एक मार्केट के पास कार को रोक देता है और वांगजी को कार में ही बैठे रहने के लिए कहता है। वो भागकर एक काउंटर पर जाता है और अपने साथ एक पेपर बैग लेकर वापस कार में बैठ जाता है। वेइंग बैग से एक पुराना फ़ोन निकालकर वांगजी को देता है और उससे कहता है कि तुम इससे कॉल कर लो अपने लैंशिचेन ग को। वो वांगजी से कहता है कि मुझे पता है कि फ़ोन की स्क्रीन टूटी है, पर वैसे भी हम इसे यूज़ करने के बाद तो फेंक ही देंगे ना। वांगजी फ़ोन को अपने हाथ में लेता है और वांगजी और वेइंग को देखने लगता है और उससे कहता है थैंक यू वेइंग। वेइंग ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। वो गांव से दूर एक टाउन में आते हैं। वेइंग कार को रोड के किनारे रोक देता है और वांगजी का हाथ पकड़कर एक छोटे से पब की तरफ जाने लगता है। बार की ओनर वेइंग को जानती थी। वेइंग वांगजी को बिल्डिंग के पीछे के हिस्से में लेकर जाता है जहां डस्टबिन रखा हुआ था। वहां का एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं था। अल्कोहल की स्मेल आ रही थी चारों तरफ से, पर वहां पर वांगजी सेफली अपने भाई से बात कर सकता था। वो वेइंग की तरफ देखता है, फिर उस फ़ोन से अपने खुद के नंबर पर कॉल करता है इस उम्मीद में कि उसका भाई फ़ोन ज़रूर उठा लेगा। लैंशिचेन फ़ोन उठाता है और वांगजी से कहता है कि थैंक्स गॉड, मेरा भाई सेफ़ है। वो वांगजी से कहता है कि मैं कितना परेशान था तुम्हारे लिए। लान वांगजी अपने भाई से पूछता है कि क्या मेरा फ़ोन भी ढूंढ लिया गया था। लैंशिचेन रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि तुम इस पर ज़रूर कॉल करोगे। वो वांगजी से कहता है कि क्या हुआ वांगजी। वो कहता है कि जब से तुम और मैंग्याओ गायब हुए हो तब से तो यहाँ आफत हो गई है। लैंशिचेन कहता है कि मेरे जूनियर को तुम्हारे रूम में बेहोशी की दवा मिली थी। वांगजी को याद आ जाता है कि मैंग्याओ उसे ढूंढने के लिए ऊपर आया था और वांगजी ने जियांग वैनियन को सोने के लिए रूम में जाने भेज दिया था। वांगजी अपने भाई से कहता है कि वो मैंग्याओ था। लैंशिचेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वांगजी अपने भाई को समझाते हुए कहता है कि मैंग्याओ ने ही उसे ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया था और बहुत टॉर्चर भी किया था ताकि मैं उनके पेरेंट्स के बारे में मैंग्याओ को बता दूं। लैंशिचेन ये सुनकर गुस्से से भर जाता है और वांगजी से कहता है कि मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगा जब मैं उसे ढूंढ लूँगा। वांगजी जानता था कि उसका भाई उसे बहुत प्यार करता है। वो लैंशिचेन से कहता है कि मैंग्याओ हमारे पास ही है और मुझे बचा लिया गया है। लैंशिचेन वांगजी से कहता है कि किसने तुम्हें बचाया। वांगजी ये सुनकर वेइंग की तरफ देखता है और फ़ोन उसे पकड़ा देता है। वेइंग फ़ोन पर लैंशिचेन से बात करता है और कहता है कि मैं हूँ। फिर वो लैंशिचेन को सब बता देता है। वेइंग लैंशिचेन से कहता है कि आप और जियांग चेंग जिन गुआंगशान से बचकर रहना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा कुछ करने वाला है जिससे वो हम सबको अलग कर देगा और फिर आपको और जियांग चेंग को केस के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा।
वो लैन शीचेन से कहता है कि हमारे पेरेंट्स में से किसी ने जिन गुआंगशान का वेंस के साथ जो इन्वॉल्वमेंट था उसका कोई एविडेंस छुपा रखा है। जिन गुआंगशान को वेंस की कोई चिंता नहीं है, वो सिर्फ अपने को बचा रहा है और इसके लिए वो मेंग याओ को यूज़ कर रहा है। वेंग कहता है कि मैं कोशिश करूँगा कि मेंग याओ से इस सब के बारे में पता कर सकूँ। तभी वेंग की नज़र लैन ज़ैन पर जाती है और वो लैन शीचेन से कहता है कि शीचेन ग, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं वांगजी को हर तरह से प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुनकर वांगजी का दिल खुशी से भर जाता है। वेंग फ़ोन वांगजी को दे देता है ताकि वो अपने भाई से बात कर सके। वांगजी लैन शीचेन से कहता है कि मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ क्योंकि वेंग है मेरे साथ। लैन शीचेन ये सुनकर वांगजी से कहता है कि तुम वापस कब लौटोगे। वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है कि जल्द ही, जब वो मेंग याओ से सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा। लैन शीचेन कहता है कि ठीक है वांगजी, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। वांगजी अपने भाई को बाय बोलता है और फ़ोन काट देता है। वेंग वांगजी से कहता है कि वांगजी तुम ठीक हो ना। वो वांगजी के लिए वरिड था, उसे वांगजी की चिंता हो रही थी बहुत ज़्यादा। वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है हाँ, और इसके बाद वो फ़ोन को तोड़कर फेंक देता है डस्टबिन में। वेंग ये देखकर अपने वांगजी को टीज़ करने लगता है और कहता है कि किसी दिन मैं तुम्हारी बॉडी की ताकत को अपनी बॉडी पर फील करना चाहता हूँ। ये सुनते ही लान वांगजी के कान गर्म हो जाते हैं। वो शर्मा गया था ये सब सुनकर। उसके बाद वांगजी वो टूटा हुआ फ़ोन डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से वेंग के साथ चला जाता है। वेंग वांगजी से कहता है कि क्यों ना हम डिनर कर लें घर जाने से पहले, मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी है। वो वांगजी से कहता है कि यहाँ एक जगह है जहाँ बहुत अच्छा सूप मिलता है, तुम्हें वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये सुनकर वांगजी अपना मास्क ऊपर खींच लेता है ताकि वो अपनी स्माइल छुपा सके और फिर वो वेंग के पीछे पीछे जाने लगता है। वेंग लान वांगजी को लेकर एक बेसमेंट में जाता है जहाँ 3 मेंस चेयर से बंधे हुए थे। मेंग याओ के मुंह से ब्लड आ रहा था। लान वांगजी को देखते ही मेंग याओ उससे कहता है कि कितनी जल्दी ही हम दोनों फिर से मिले हैं ना। मेंग याओ की कंडीशन देखकर साफ लग रहा था कि वेंग ने उसकी बहुत पिटाई की थी। उसकी पूरी बॉडी पर चोट के निशान थे। वे वुशियान मेंग याओ से कहता है कि मैंने सुना है तुम जिन गुआंगशान के इलेजिटिमेट बेटे हो। तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने फादर का विश्वास कैसे जीता। मेंग याओ कोई रिप्लाई नहीं देता। वेंग एक चेयर लेकर मेंग याओ के सामने बैठ जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम मर गए तो तुम अपने फादर के पर्पस को कैसा पूरा करोगे। मेंग याओ हंसते हुए वेंग से कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे लिए। वेंग उससे पूछता है कि ये बताओ कि तुम वेंस पर क्यों अटैक कर रहे हो, तुम तो उनके लिए काम करते हो ना, और मुझसे बहस मत करना क्योंकि मुझे सब पता है, तुम्हारे इस हेल्पर ने ही मुझे बताया था। मेंग याओ फिर सेम एक्सप्रेशन के साथ वेंग को देखने लगता है और उससे कहता है कि तुमको ऐसा क्यों लगता है। ये सुनते ही वेंग अपने हाथ में जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल लिए हुए था उसे मेंग याओ के फेस पर मार देता है। ये देखते ही वांगजी एकदम से पीछे हट जाता है। वेंग मेंग याओ से कहता है कि तुम ही इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। मेंग याओ के फेस पर काफ़ी चोट आ गई थी, ब्लड आ रहा था। रिप्लाई देते हुए मेंग याओ कहता है कि जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं जिन गुआंगशान का इलेजिटिमेट बेटा हूँ। मेरी माँ वेन रुओहान के यहाँ नौकर थी और वेन रुओहान कैरेक्टरिस्टिक वाइज अच्छा नहीं था और उसने मेरी माँ का यूज़ किया। वेन रुओहान को एक नौकर ऊपर से प्रेग्नेंट लेडी की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने मेरी माँ को घर से निकाल दिया। जिन गुआंगशान ने भी मेरी माँ का यूज़ किया और उससे झूठे वादे किए। जब मेरी माँ को पता चला कि जिन गुआंगशान पहले से ही मैरिड था तो मेरी माँ का दिल बुरी तरह से टूट गया। फिर भी मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। गरीबी होने के बावजूद उन्होंने मुझे बड़ा किया, लेकिन मेरे ग्रेजुएशन के दिन उनकी डेथ हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी की क्षमता से ज़्यादा काम किया था। मेंग याओ वे वुशियान की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है कि वे वुशियान, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे कैसा लगा होगा
वो हंसता है और कहता है कि मेरी माँ कहा करती थी कि पुलिस अच्छी होती है, वो कमज़ोर लोगों को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन उस जिन गुआंगशान को देखो, उसने मेरी माँ को कूड़े की तरह फेंक दिया। वो वेंग से कहता है कि तुम्हारी बहन की शादी जिन गुआंगशान के बेटे से हुई है ना। वेंग गुस्से में मैंग्याओ से कहता है कि जिन जिशुआन और मेरी बहन का कोई रिलेशन नहीं है इन सब से। वो वैसे भी जिन जिशुआन के पेरेंट्स का पहले से ही काफ़ी डिवोर्स हो चुका था। मैंग्याओ भी गुस्से में था। वो कहता है कि जिन गुआंगशान ने मुझे कभी कुछ भी नहीं समझा। मुझे उस इंसान के आगे पीछे घूमना पड़ा जिससे मुझे इतनी नफ़रत थी। वो कहता है कि जिन गुआंगशान मुझे भूल जाएगा अगर मैं उसके किसी काम का ना रहा तो। मैंग्याओ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहता है कि मुझे नफ़रत है वेंस से, जिन गुआंगशान से, जो कुछ भी उन्होंने मेरी माँ के साथ किया। मैंग्याओ वेंग की तरफ देखता है और कहता है कि जिस रात लान वांगजी ने तुम्हें गोली मारी थी, तुम क्या कर रहे थे उस टाइम छत पर? वेंग स्माइल करते हुए रिप्लाई देता है कि मैं सबूत इकट्ठा कर रहा था। वेंग कहता है कि मैं भी उनको सज़ा दिलाना चाहता हूँ, इसलिए सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था वो लोग गोली चलाना शुरू कर देंगे, इसीलिए उनको डराने के लिए मैंने भी गोली चला दी। वो लान वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है कि किसने सोचा था कि मेरा प्लान फेल हो जाएगा और मुझे अपराधी के तौर पर देखा जाने लगेगा। ये सुनकर वांगजी धीरे से वेंग को सॉरी बोलता है। वेंग मुस्कुराते हुए वांगजी से कहता है कि वांगजी, तुम परेशान मत हो, क्योंकि तुम सिर्फ अपना काम कर रहे थे। वो मैंग्याओ से कहता है कि अभी थोड़ी देर में यहाँ कोई आएगा और तुमको और तुम्हारे मेंस को चेयर्स से फ्री कर देगा ताकि तुम अपने कपड़े बदल सको और कुछ खा पी सको। मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। लान वांगजी और मैंग्याओ दोनों ही सरप्राइज्ड थे वेंग का ऐसा बिहेवियर देखकर। फिर वो अपने वेंग के साथ जाने लगता है वहाँ से। वेनशिंग ने सबको बेसमेंट में जाकर फ्री कर दिया था। वांगजी वेंग से कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं कि मैंग्याओ यहाँ से भागकर फिर जिन गुआंगशान के पास पहुँच जाएगा? वेंग और वांगजी अपने रूम में पहुंच चुके थे। वेंग अपनी जैकेट निकालकर अलमारी में टांगने लगता है और रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं। वो वांगजी से कहता है कि अगर जिन गुआंगशान वेन रुओहान को मेरे बारे में बताना चाहता तो बता सकता था, क्योंकि मैंने उसके मेंस पर अटैक किया था और मेरा तो नाम भी आ गया है डीएनए रिपोर्ट में। लेकिन मैंग्याओ ने अपने फादर को एडवाइस दी होगी कि वो मेरे बारे में अभी किसी को ना बताए। वेन रुओहान को अभी भी कुछ नहीं पता था उस रात के बारे में। वांगजी वेंग से कहता है कि वो ऐसा क्यों करेगा। वेंग रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर जिन गुआंगशान कोशिश भी करेगा मैंग्याओ के साथ गलत करने की, तो मैंग्याओ वेन रुओहान के पास जाकर सब बता देगा, जिसकी वजह से वेन रुओहान के लिए मैंग्याओ ज़्यादा लॉयल हो जाएगा और जिन गुआंगशान को सज़ा झेलनी पड़ेगी इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वेन रुओहान से छिपाने के लिए। लान वांगजी वेंग से कहता है कि वो तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा। वेंग कहता है कि मैंग्याओ की स्टोरी सुनकर मुझे समझ में आ गया कि उसने ये सब क्यों किया। लान वांगजी अपने वेंग को बहुत प्यार से देख रहा था। वो वेंग की तरफ बढ़ता है और उसे किस करने लगता है। किस करते करते वेंग अपने वांगजी की कमर को पकड़ लेता है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखता है कि वांगजी की चोट दोबारा से ना दुख जाए। किस करते हुए वेंग अपने लैनजैन से कहता है कि क्या लैनर गागा अपने वेंग को अपने गले से लगाएंगे। वांगजी वेंग से इतना प्यार करता था कि अगर वेंग उससे चांद भी मांगता तो भी वो उसे ला कर दे देता। मैंग्याओ अब साफ़ सुथरे कपड़ों में था और उसकी कंडीशन भी कुछ बेटर थी। मैंग्याओ वेंग के सामने जाता है। वेंग उसे कहता है कि क्या तुम हमें बताओगे कि वेन रुओहान क्या जानने की कोशिश कर रहा है हम सब से। मैंग्याओ वेंग से कहता है कि जिन वेंस ने तुम्हें पियर पर पकड़ा था, असल में जिन गुआंगशान ने उनको ऑर्डर दिया था। वो वांगजी से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वेन रुओहान तुमसे क्यों मिलने आया था। वो वेंग से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वेन रुओहान तुमसे क्यों मिलने आया था। वेंग रिप्लाई देते हुए कहता है कि वो ये बताने आया था कि जिन गुआंगशान उसके लिए ही काम करता है। क्या इसका मतलब वेन रुओहान जिन गुआंगशान पर कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करता। मैंग्याओ कहता है कि मुझे भी यही चीज़ लग रही है। जिन गुआंगशान ने तुमको पकड़ने के लिए उन वेंस को ऑर्डर दिया था बिना वेन रुओहान की परमिशन के। वेंग कहता है कि क्या जिन गुआंगशान बेवकूफ़ है।
मैंग्याओ रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिन गुआंगशान ने उन सारे डिटेक्टिव्स को मार दिया था जो झाओ ज़ुलियो केस में शामिल थे, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को अभी भी नहीं ढूंढ पाया था जो उसे चाहिए थी। इसी वजह से जिन गुआंगशान उन सारे डिटेक्टिव्स के बच्चों के पीछे पड़ गया था। मैंग्याओ कहता है कि जिन गुआंगशान वेंग, जियांग, वैनियन, लैन शिचेन और लान वांगजी को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। जिन गुआंगशान तुम चारों के ग्रेजुएशन के टाइम ही सुपरिटेंडेंट बना था और उसे पता था कि तुम सब पुलिस स्टेशन पर असाइन किए जाओगे, इसलिए उसने तुम चारों को एक जगह एक टीम में रखा। मैंग्याओ अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि सीनियर वे के साथ जो हुआ, जिन गुआंगशान को पता चल गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने अपनी इमेज को ख़राब कर लिया था वेन रूहान की नज़र में, इसलिए बाद में उसने और किसी के साथ भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो कहता है कि मेरी अच्छी रेपुटेशन थी, इसलिए जिन गुआंगशान कोशिश कर रहा था कि वो मुझे तुम लोगों की टीम में रख सके, लेकिन जिन गुआंगशान को निये मेंगजुए को समझाना इतना आसान नहीं हो पा रहा था। वो कहता है कि मुझे लगता है इसका रिलेशन सीनियर लैन और सीनियर जियांग से था। ये सुनते ही वेंग लैनसन की तरफ देखने लगता है और उसे कहता है कि तुमने और जियांग चैंग ने ये सब किया कैसे। लान वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है कि निये मेंगजुए को अभी भी उसके भाई लैन शिचेन पर क्रश था, इसलिए हमने निये मेंगजुए को अपने भाई की पसंद नापसंद सबके बारे में बताया। वेंग वांगजी से कहता है कि तो क्या उसे जियांग चैंग और लैन शिचेन के रिलेशन के बारे में अभी भी नहीं पता। वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं, उसे कुछ भी नहीं पता है और जियांग चैंग भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया करता था निये मेंगजुए को, ताकि निये मेंगजुए तुम्हारी जगह पर किसी और को ना रखे। वेंग वांगजी से पूछता है कि क्या शिचेन को इस सब के बारे में पता है। वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं। ये सुनते ही वेंग की हंसी छूट जाती है, उसकी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। वेंग हंसते हंसते कहता है कि ये तो बहुत ही प्यारी चीज़ है ना, मैं अब जियांग चैंग को ब्लैकमेल करूँगा जब ये सब ख़त्म हो जाएगा। वो कहता है कि हे भगवान, जियांग चैंग कितना बेवकूफ़ कैसे है। फिर वेंग लान वांगजी की तरफ मुड़ता है और उसे फिर से हंसी आने लगती है और वो कहता है कि लान वांगजी, तुम क्यों इतना क्यूट और बेवकूफ़ हो। हाँ, लान वांगजी का चेहरा बिल्कुल रेड हो गया था। वैन शिंग वेंग से कहती है कि अब हंसना बंद भी करो वेंग। ये सुनते ही वेंग ज़मीन पर बैठ जाता है और कहता है ओके ओके, अब मैं नहीं हंसूँगा। वो वांगजी के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है कि लैनर काका, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, मैं हंसा आपके ऊपर। वांगजी वेंग की तरफ देखता है और कहता है वेंग फिर से मैंग्याओ से पूछता है कि जिन गुआंगशान क्या चीज़ ढूंढ रहा है। मैंग्याओ रिप्लाई देते हुए कहता है एक फ्लॉपी डिस्क, उसमें सारे एविडेंस हैं जो शो करते हैं कि जिन गुआंगशान वेंस के साथ इन्वॉल्व था। वैन शिंग मैंग्याओ से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई क्लू नहीं है जिससे कि वो फ्लॉपी डिस्क पता चल सके कि कहाँ है और किसके पास है। मैंग्याओ कहता है कि सॉरी, मुझे नहीं पता इस सब के बारे में। मैंग्याओ वेंग और वांगजी से कहता है कि मुझे तुम दोनों के भाइयों की चिंता हो रही है। अगर जिन गुआंगशान तुम्हारे पेरेंट्स का मर्डर कर सकता है तो अब तो मैं भी मिसिंग हूँ, कहीं फिर से वो ऐसा कुछ ना कर दे। ये सुनते ही वांगजी कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ। वेंग मैंग्याओ से कहता है कि तुम वेन रूहान के पास जाओ और उससे बता दो कि मैंने उसके आदमियों पर अटैक किया था। वैन शिंग के सुनते ही वेंग से कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, ये सब कहने का मतलब तुम वेन रूहान की नज़रों में आ जाओगे। वेंग वैनशिंग से कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन इससे हम उस जिन गुआंगशान को पुलिस डिपार्टमेंट के बाहर निकाल पाएंगे और फिर वेन रूहान को पकड़ने पर ही हमारा सारा फोकस होगा। वो कहता है कि मैंग्याओ वेन रूहान का विश्वास जीतेगा और हमें और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ला कर देगा और इस काम में वेन निंग और वैनशिंग उसकी मदद करेंगे। इससे मुझे टाइम भी मिल जाएगा प्लानिंग करने में। वेंग लानवांगजी से कहता है कि तुम वापस चले जाओ, चाहे तुम्हें सेम केस दिया जाए या ना दिया जाए, तुम मुझे जियांग चैंग और शीचेन के ज़रिए इन्फॉर्मेशन देते रहना और मैं मैंग्याओ
वेंशिंग और वेनिंग के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं तुम्हें देता रहूँगा और तुम उस इन्फॉर्मेशन को उन दोनों तक पहुँचा देना। लान वांगज़ी वेंग से पूछता है कि तुम मुझसे कांटेक्ट कैसे करोगे वेंग। वेंग एक पेन और पेपर वांगज़ी को देते हुए कहता है कि मुझे अपना पर्सनल नंबर दो। वो वांगज़ी से कहता है कि मैं सेम नंबर से नहीं कॉल करूँगा तुमको, इसलिए तुम शाम के टाइम तैयार रहना अपना फ़ोन उठाने के लिए। लान वांगज़ी अपना फ़ोन नंबर लिख के वेंग को दे देता है। मैंग याओ वेंग से पूछता है कि मुझे पुलिस स्टेशन में दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है ना। वैसे भी अगर सीनियर लैन चाहें तो वो बता सकते हैं कि मैंने उनको किडनैप किया था और ये सच भी है। वे वुशियन गुस्सा हो जाता है इस बात पर और मैंग्याओ से कहता है कि इससे तुम्हारा नाम पूरी लाइफ के लिए ख़राब हो जाएगा, पता भी है तुम्हें ये सब। मैंग्याओ रिप्लाई देते हुए कहता है कि सीनियर वे, मुझे यकीन है कि आप मेरे लिए और मेरे जो आदमी हैं उनके लिए कोई ना कोई जगह ढूंढ ही लोगे। वैसे भी मैं अब अच्छा बनने का नाटक नहीं कर सकता, न जाने मैंने कितने ही लोगों को अपने हाथ से मारा है। वेंग मैंग्याओ के कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है कि मैं पूरी जिम्मेदारी लूँगा और वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 3 और लोगों को अपनी फैमिली में जोड़ने में। मैंग्याओ ये सुनते ही वेंग को थैंक यू बोलता है। वेंग वेंशिंग से कहता है कि तुम आयुआन का ख्याल रखना, मैं जल्द से जल्द वेन रूहान को पकड़ना चाहता हूँ ताकि आयुआन भी और बच्चों की तरह स्कूल जा सके। वेंशिंग वेंग के इस फैसले से खुश नहीं थी और एग्री भी नहीं थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई। वेनिंग अपनी बहन वेंशिंग से कहता है कि जिए, मुझे वुशियन ग पर यकीन है। वेंशिंग फाइनली मान ही जाती है। इसके बाद वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाती है किचन की ओर। वेंग लानवांगजी से कहता है कि वैसे भी मैंग्याओ ने कह ही दिया है अपनी तरफ से और ये सेफ भी रहेगा अगर तुम पुलिस को जिन गुआंगशान की वेंस के साथ मिली भगत के बारे में बता दो और हमारे पेरेंट्स के बारे में भी, ताकि जिन गुआंगशान पूरी ज़िंदगी जेल में ही बिताए। वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है हाँ, और मैंग्याओ हम इस बारे में बाद में बात करेंगे कि कैसे तुम वेन रूहान को सब बताओगे ताकि उसे यकीन हो जाए तुम्हारे ऊपर कि जो कुछ भी तुम कह रहे हो बिल्कुल सच कह रहे हो। ये सारी बातें ख़त्म होने के बाद वेंग अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि चलो खाना खाते हैं चल के, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। वेंग और वांगजी बेड पर लेटे थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे। वांगजी ने वेंग का हाथ पकड़ कर रखा हुआ था। वेंग वांगजी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये सब जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। वो वांगजी से पूछता है कि तुम्हारा घाव कैसा है वांगजी। वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है कि उसकी पीठ पर जो घाव थे वो अब भर गए हैं और जहाँ गोली लगी थी वो जगह भी लगभग ठीक हो गई है। वेंग ये सुनकर वांगजी की ओर बड़े प्यार से देखते हुए कहता है कि वांगजी, क्या हम अभी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो सकते हैं। वांगजी हल्की सी सांस भरता है और हाँ में इशारा करता है। वेंग वांगजी को सेड्यूस करने लगता है ताकि वांगजी उसके साथ इंटीमेट हो जाए। वो वांगजी से कहता है कि वांगजी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तुमसे ये दूरी। वांगजी वेंग के गालों को पकड़कर उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है। वेंग भी अपने वांगजी को किस करता जा रहा था। उन दोनों की सांसें काफ़ी हैवी हो गई थी। न जाने कितने टाइम के बाद ये पल दोबारा आया था उन दोनों की लाइफ में। वेंग वांगजी की शर्ट को निकालने लगता है। वो वांगजी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए कहता है कि लानर काका, मुझे इस पल का न जाने कब से इंतज़ार था। जब हम पहली बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे उसके बाद से। वांगजी ये सुनते ही शॉक्ड हो जाता है और वेंग से कहता है कि तुम्हें सब कुछ याद है वेंग। वेंग वांगजी को बेड पर हल्का सा पुश करता है और उसके ऊपर आ जाता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वांगजी के पेट में जहाँ गोली लगी थी वो दुख ना जाए। वो वांगजी को रिप्लाई देते हुए कहता है हाँ, मुझे सब कुछ याद है। मुझे लगा था कि उस रात मैंने गलती कर दी थी। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ। अगर तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में पता चल गया तो मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं होना चाहता हूँ वांगजी। मैं कितना बेवकूफ़ था ना। वांगजी वेंग की कमर को पकड़कर उसे अपने नज़दीक कर लेता है और उससे कहता है कि नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करता। और वेंग से कहता है कि उस रात के बाद मेरे दिल में तुम्हारा प्यार और ज़्यादा बढ़ गया। वेंग ने भी अपनी शर्ट निकाल दी थी अब तक।
वांग जी को अपने सामने वेंग की खूबसूरत बॉडी दिखाई दे रही थी। वो वेंग को डीपली और पैशनेटली किस करने लगता है। वो वेंग के गले पर किस करते करते उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगता है। वेंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे के साथ प्यार में डूबे हुए थे। वांग जी सेफ्टी प्रिकॉशन यूज़ करते हुए वेंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। उन दोनों के कपड़े ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। वेंग मौन करते हुए लांजन का नाम ले रहा था। वेंग वांग जी से कहता है कि प्लीज़ मुझे और प्यार करो ना। वेंग बेड पर लेट जाता है। वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था उस वक्त। वेंग ने टॉर्चर की वजह से अपनी बॉडी पर जो स्कार्स पाए थे, जो निशान पाए थे, वो भी आज वांग जी को बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे। वेंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन था जो मासूम लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वांग जी वेंग की पूरी बॉडी पर किस करने लगता है। वो वेंग की पीठ पर भी किस करता है जहाँ उसको घाव लगे थे, जहाँ उसको चोटें लगी थी। उसने अपने वेंग को अपनी बाहों में भर रखा था। वेंग मौन करते हुए वांग जी से कहता है, लैंजन लानर काका, प्लीज़ मुझे और प्यार करो, मुझे अपने में संभालो। वेंग और वांग जी दोनों की सांसें काफ़ी हैवी हो गई थी। वो वांग जी से कहता है कि तुम्हें जैसे मनो वैसा करो मेरे साथ। दोनों की बॉडी काफ़ी हॉट हो गई थी। उस रात वेंग और वांग जी ने पूरी रात एक दूसरे को प्यार किया। दोनों ने लव मेकिंग किया। वेंग वांग जी को अपनी बाहों में भरकर बेड पर लेट जाता है। वो अपने वांग जी को पूरी तरह से महसूस करना चाह रहा था। दूसरे दिन वांग जी को स्टेशन वापस जाना था अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि बुरे लोगों को पकड़ा जा सके। पर आज रात उसके साथ उसका वेंग था जो उसकी बाहों में लेटा हुआ था। वेंग लान वांग जी को किस करते करते धीरे से उसके कान के पास आता है और उसका नाम लेता है। उसके साथ बेड पर लेटे हुए वांग जी, भले ही वो थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, अपनी परेशानियों को भूल गया था। वो भूल गया था कि दूसरे दिन उसको वापस भी जाना है और एक प्लान है जिसके अकॉर्डिंग उनको काम भी करना है। वो अपने वेंग को अपने सीने से लगाकर लेटा हुआ था। सो फ्रेंड्स, यहीं पर ये वीडियो एंड होता है। कैसा लगा आज का ये पार्ट मुझे आप बताना ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।